यह कहानी है रामनगर गांव के दो भाइयों की, वीरभद्र और शांतनु। पिता की मृत्यु के बाद जहां एक भाई ने रिश्तों की डोर थामने की सोची, वहीं दूसरे ने सिर्फ दौलत की दीवारों को देखा। यह उस दिन की बात है जब पिता की विरासत का विभाजन हो रहा था। देखो शांतनु, तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा साफ साफ कर दिया था। सारा धन और जमीन का बड़ा हिस्सा वीरभद्र को मिला है, क्योंकि वह बड़ा है। मुझे धन की ज्यादा लालसा नहीं है मुखिया जी। पिताजी का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। मैं बस अपने हिस्से की थोड़ी सी खेती योग्य जमीन और घर का एक छोटा कोना चाहता हूँ। शांतनु, चुप रह। यहाँ कोई दान दक्षिणा नहीं हो रही है। पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम किया है, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हें मिला है वह है 20 साल पहले का एक पुराना बैल और आधी टूटी हुई झोपड़ी। वीरभद्र, ये क्या तरीका है? तुम्हारे पिता ने शांति के लिए घर की सबसे छोटी जमीन शांतनु को दी थी। वह जमीन अब नदी में जा चुकी है। वह जमीन मेरी है। शांतनु को जो मैंने कहा वही मिलेगा। उसे कोई जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। पर एक बात याद रखना, संपत्ति बाहरी होती है, बुद्धि भीतरी। जा, अपनी बुद्धि लेकर अब यहां से निकल। शांतनु बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। अगले कुछ महीने शांतनु अपनी टूटी झोपड़ी में रहता है, अपनी बुद्धि और मेहनत से गुजारा करता है। वह गांव वालों की छोटी छोटी समस्याएं सुलझाता है, जिससे गांव में उसकी इज्जत बढ़ती है। शांतनु ने अपनी बुद्धि से लोगों का दिल जीत लिया था, पर यह बात वीरभद्र को चुभने लगी। वीरभद्र की खेती फैल हो रही थी और शांतनु के दिए हुए छोटे छोटे उपाय गांव वालों का फायदा करा रहे थे। वीरभद्र मुनीम के साथ शांतनु की झोपड़ी पर आता है। शांतनु, तुम यह गांव छोड़ दो। तुम मेरी खुशहाली पर ग्रहण लगा रहे हो। भैया, मैंने किसी की खुशहाली नहीं छीनी। मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। अगर तुम आज रात यह गांव नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दूंगा। और हां, पिताजी के सारे कागजात जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूं। पर एक दिन यह बुद्धि का खेल तुम्हें यह जरूर समझाएगा कि दौलत क्या है और अपनापन क्या। शांतनु अपने घर से भागा नहीं था। वह न्याय की तलाश में निकला था। उसके पास अब केवल एक चीज थी, उसकी बुद्धि और कुछ पुराने कागजात। अब उसे एक ऐसे संरक्षक की तलाश थी जो उसकी बुद्धि का सम्मान करे और उसके भाई के लालच को चुनौती दे सके। उसकी मंजिल थी महाराज सूर्यकांत का दरबार। रामनगर से भागकर शांतनु महाराजा सूर्यकांत के विशाल दरबार तक पहुंचा। वह जानता था कि उसकी एकमात्र संपत्ति, उसकी बुद्धि को केवल न्यायप्रिय राजा ही पहचान सकते थे। अरे, कौन हो तुम? कहां से आ गए? यह महाराज का दरबार है। भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं। मैं भिखारी नहीं हूं। मैं रामनगर गांव का निवासी हूं और मुझे महाराज जी से मिलना है। मेरे पास एक ऐसी समस्या का समाधान है जिससे पूरा राज्य लाभान्वित होगा। समस्या का समाधान? तुम फटे कपड़ों में और महाराज को समाधान दोगे? अरे जाओ जाओ, बड़े आए समाधान करने। शांतनु उदास हो जाता है। तभी दरबार के मुख्य सलाहकार, जिनका नाम विवेकानंद है, वहां से गुजरते हैं और वो उन दोनों की बात सुनकर रुकते हैं। रुको, क्या कह रहे हो तुम? कौन सी समस्या का समाधान है तुम्हारे पास? माननीय, राज्य के पूर्वी भाग में जो सिंचाई की समस्या है, उसका सरल उपाय मेरे पास है। मैं बिना किसी बड़े खर्च के पानी को खेतों तक पहुंचाने की योजना रखता हूं। यह तो सच में बड़ी बात है। ठीक है, तुम कल सुबह दरबार में आना।
मैं तुम्हारी बात महाराज तक पहुंचाऊंगा। शांतनु धन्यवाद करता है। वह महल के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला करता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी वहां एक वृद्ध और तेजस्वी साधु बाबा शिवानंद आते हैं। तुम रामनगर से आए हो शांतनु, और तुम्हारे पीछे लालच की छाया है। बाबा आप कौन हैं? मैं वह हूं जो बुद्धि का खेल देखता हूं। तुम यहाँ न्याय की तलाश में आए हो, पर न्याय तलवार से नहीं, धैर्य और समझदारी से मिलता है। बाबा, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। मेरे पास केवल ये पिताजी के कागजात हैं। संपत्ति जमीन और धन नहीं होती पुत्र, संपत्ति होती है अक्ल। तुम्हारे भाई वीरभद्र के पास दौलत है, पर अक्ल नहीं। तुम उसके सामने अपनी दौलत का बखान मत करना। तो मैं क्या करूं बाबा? मैं कैसे जीतूंगा? तुम राजा को अपनी बुद्धि से दिखाओ कि अंधेरे में क्या छिपा है। राजा को अपनी ईमानदारी से जीतना, और जब समय आए तो वह पुराना बैल और टूटी हुई झोपड़ी मत भूलना जो तुम्हारे हिस्से आई थी। संपत्ति कागजों में नहीं, सत्य में छिपी है। सुबह होने से पहले साधु बाबा रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। शांतनु हैरान और प्रेरित महसूस करता है। अगले दिन दरबार का दृश्य। महाराजा सूर्यकांत सिंहासन पर बैठे हैं। विवेकानंद शांतनु को पेश करते हैं। विवेकानंद ने बताया कि तुम्हारे पास हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या का हल है। बोलो युवक, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई नहीं मिली तो सजा गंभीर होगी। महाराज, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। पूर्वी भाग में पानी की कमी इसलिए है क्योंकि हमारे कारीगरों ने नहरों को पहाड़ के नीचे से ले जाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम नहरों को पहाड़ के ऊपर से घुमा कर लाएं तो कम दूरी में और केवल एक छोटे से बांध की मदद से खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। यह योजना कम खर्च में अधिक लाभ देगी। अद्भुत! यह तो बिल्कुल सरल और सटीक उपाय है। तुमने मेरी वर्षों पुरानी चिंता दूर कर दी। तुम मेरी सेवा में रहो शांतनु। मैं तुम्हें राज सलाहकार का पद और रहने के लिए महल में जगह देता हूँ। शांतनु ने अपनी बुद्धि से राज दरबार का दरवाजा खोल दिया था। अब वह राजा के सबसे करीबी लोगों में शामिल था, पर उसका भाई वीरभद्र, जो अभी भी रामनगर में लालच की नींद सो रहा था। वीरभद्र को जब शांतनु के रुतबे का पता चला तो वह तुरंत रामनगर से दरबार की ओर भागा। उसे देखकर सभी हैरान होते हैं। महाराज, न्याय चाहिए। यह आदमी चोर है। यह मेरा छोटा भाई है और इसने मेरे पिताजी की सारी संपत्ति के कागजात चुरा लिए हैं। कौन हो तुम और यह क्या कह रहे हो? शांतनु मेरा सबसे भरोसेमंद सलाहकार है। यह मेरा छोटा भाई शांतनु है। इसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पिता की वसीयत और जमीन के असली कागजात चुरा लिए। यह मेरी सारी दौलत हड़पना चाहता है। महाराज, यह सच है कि यह मेरा बड़ा भाई वीरभद्र है, और यह भी सच है कि पिताजी के कागजात मेरे पास हैं। कागजात तुम्हारे पास क्यों हैं? और इसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? इसने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैंने इसकी इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत की। इसने मुझे संपत्ति के नाम पर केवल एक पुराना बैल और आधी टूटी हुई झोपड़ी दी। ये कागजात इसलिए चाहता है क्योंकि इन कागजों में मेरा हिस्सा भी छिपा है। झूठ, सब झूठ है। महाराज, मैं आपको सारे गांव और गांव के मुखिया से गवाही दिलवाता हूँ। सारी दौलत मेरी है। महाराजा उलझन में पड़ जाते हैं। तभी साधु बाबा शिवानंद दरबार में प्रवेश करते हैं। राजन,
सत्य कागजों में नहीं होता, कर्मों में होता है। वीरभद्र को लगता है कि संपत्ति कागजों में है। बाबा, आप ही बताएं, असली हकदार कौन है? शांतनु, तुम बताओ, तुम्हारे हिस्से में क्या आया था? एक पुराना बैल और आधी टूटी झोपड़ी महाराज। वीरभद्र, क्या तुम स्वीकार करते हो कि शांतनु को बस यही मिला था? हाँ, बस वही टूटी फूटी चीजें, सारी अच्छी चीजें मेरी हैं। राजन, खेल समाप्त। शांतनु ही असली हकदार है। यह कैसा न्याय है? शांतनु, वे कागजात दिखाओ। ये कागजात, इनमें लिखा है कि पिताजी ने अपनी सारी दौलत के बदले शांतनु को घर के सबसे पुराने और सबसे कीमती 2 दस्तावेज दिए थे। एक दस्तावेज है पिताजी द्वारा खरीदे गए पुराने बैल का, और दूसरा है झोपड़ी की असली जमीन का। महाराज, जब पिताजी ने घर बनवाया था तो उन्होंने झोपड़ी वाली जगह सबसे पहले खरीदी थी, क्योंकि वह मुख्य सड़क से जुड़ी थी। वह जमीन पूरे गांव की सबसे मूल्यवान व्यापारिक संपत्ति थी, जिसे पिताजी ने जानबूझकर झोपड़ी के नाम से शांतनु को दिया, ताकि वीरभद्र का लालच उसे स्वीकार कर ले। और बैल, वह पुराना बैल पिताजी की सबसे पसंदीदा शाही सवारी हुआ करता था, जिसका वजन उसके जीवन काल में जितना सोना दिया जाए उतनी कीमत का था। तुमने सही कहा शांतनु। वीरभद्र ने लालच में सबसे मूल्यवान चीज को ठुकरा दिया। वीरभद्र सदमे में हताश होकर खड़ा रहता है। उसे पता चलता है कि उसने अपने लालच में सबसे बड़ी दौलत को ठुकरा दिया। वीरभद्र, तुमने लालच में अपने भाई के साथ विश्वासघात किया और अपने पिता की वसीयत का मजाक उड़ाया। तुम्हें सजा मिलेगी। भैया, तुम कागजात और संपत्ति रख लो, पर याद रखना, मैंने तुम्हें सबसे कीमती चीज दिखा दी है। दौलत कागजों में नहीं होती, बुद्धि और रिश्तों में होती है। और इस तरह बुद्धि के खेल में शांतनु ने बिना किसी लड़ाई के जीत हासिल की। उसने साबित कर दिया कि ईंट और मिट्टी की दौलत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है सोच और समझदारी की दौलत। महाराजा सूर्यकांत को एक ईमानदार सलाहकार मिला और वीरभद्र को एक ऐसा सबक जिसकी कीमत वह जिंदगी भर चुकाएगा।